पापा वो रही मेरी गर्लफ्रेंड, आपको उसके पास जाना है और उससे भीख मांगना। पर बेटा भीख मांगनी क्यों है? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप जाओ ना, एक्टिंग करो, उसको ये बोलो मैंने खाना नहीं खाया। वैसे भी तो पापा आप बोलते हो कि मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ। आज अगर आपके बेटे की बारी आई है तो आप जाके एक्टिंग करो ना, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा तो ठीक है बेटा, आज तो अपने बाप की एक्टिंग देख, मैं भी कलाकार हूँ। एक मिनट रुक, इनको तो मैं ऐसा मांगूंगा। तू पकड़िए कोट और मैं अभी आया, ठीक है? भीख मांगनी है ना, बस तू अब देख मेरा कमाल। अरे बेटी, एक मिनट बात हो सकती है तुम्हारे साथ? मेरी मदद कर सकती हो? आप देखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो, फिर आप ऐसे मदद क्यों मांग रहे हो? बेटी क्या है कि ना, मैं 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। तो क्या मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे? मैं कुछ खाना खा लूंगा बेटी। पिताजी क्यों मजाक कर रहे हो आप देखने में बहुत अच्छे घर के लग रहे हो और आप कह रहे हो कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। देखिए मजाक मत कीजिए। बेटी मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ अपने बेटे के पास आया था, वो मुझे यहीं पर ही छोड़कर चला गया बेटी। और लगता है कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस तब से मैं अपने बेटे की इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये शहर भी मेरे लिए अनजान है। मैं किसी को यहाँ जानता नहीं, कोई मुझे नहीं जानता। मैं भूखा हूँ और अभी तक मेरा बेटा मुझे मिला नहीं है। मेरी मदद कर दो। मैं करती हूँ आपकी हेल्प। देखिए अंकल जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है और मुझे घर भी जाना है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो प्लीज मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। आप किसी और से हेल्प कीजिए। ठीक है, मैं 2 दिन से भूखा साहब, तीसरा दिन और हो जाएगा। मैं किसी और से मदद मांग लेता हूँ। अब सुनिए, मैं करती हूँ आपकी हेल्प। ये लीजिए, आप इन पैसों से खाना खाओ। बेटी तुमने तो कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम घर कैसे जाओगी? कोई बात नहीं अंकल, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा। अगर उसने बोला है तो वो जरूर आएगा। आप ये पैसे रख लेना, आप खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। अच्छा ले बेटा, देखा मैं आपसे 500 रुपए लेकर आ गया। मानता है ना अपने बाप को कि मैं कलाकार हूँ? मान गए पापा। आप एक काम कर, तू उसके पास जाके उसके साथ फ्लर्ट कर। ऐसी बातें कर रहे हो यार, वो चाटा वाटा मार देगी मेरे को पब्लिकली। अरे तू जा ना, उसको बोल के तेरे पास बहुत सारा पैसा है और तू बहुत अमीर है। पर बेटा ये तू सब हाय बेटी। एक्सक्यूज मी, आप किससे पूछ के बैठे हो यहाँ पे? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना, अगर इतनी सुंदर लड़की यहाँ पर बैठेगी तो उसके साथ बैठना बनता है। वैसे किसी का वेट कर रही होगा तू? जी हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। अपने बॉयफ्रेंड का? अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो ना, उसे तोड़ दो, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की तो मैं डिजर्व करता हूँ। एक काम करो, तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। अच्छा बैंक बैलेंस है, लग्जरी गाड़ीज है और लग्जरी लाइफ भी है। तुम्हें जो चाहिए होगा ना टाइम से पहले ला के दो। बताओ। अच्छा ठीक है फिर। इम्प्रेसिव। एक काम करते हैं, नंबर ना एक्सचेंज कर लेते हैं, बात करने में आसानी होगी। योर नंबर? Sure. 8743 210 403। 4032। ओके दैट्स ग्रेट। फिर मैं बात करता हूँ, फिर अलग डेट पे मिलते हैं। हाँ, इस नंबर पे जरूर कॉल करना। अभी मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला होगा, तो प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ। गुड, समझदार हो तुम। बॉयफ्रेंड भी और अलग से साइड बाय रिलेशन भी। मिलता हूँ जल्दी। नंबर लेके आ गया, तो नंबर देखो किसका है। शाबाश, आप अभी मैं आता हूँ। इसमें भी यार सॉरी, बहुत देर हो गई। वो अरे कहाँ रह गए थे तुम? पता है कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं। अरे यार वो ट्रैफिक इतना था, इस चक्कर में लेट हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे लेट आने के चक्कर में भी कैसे क्या हो जाता। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक लुच्चा लफंगा आके बैठा था, अजीब अजीब बातें कर रहा था मुझसे, फ्लर्ट कर रहा था मेरे साथ, कह रहा था अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ दो, मेरे साथ रिश्ता छोड़ लो, मैं ज्यादा डिजर्व करती। और तो और मेरे से नंबर भी मांग रहा था मेरा। फिर तुमने क्या किया? क्या करती, मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। मेरा नंबर?
अच्छा, तुम्हें पता है कि कल रात पापा से पूरी बात कर ली हम दोनों के बारे में, और मुझे लग रहा है कि वो रेडी भी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि लड़की शादी करने के लिए तैयार है। मैंने कहा हाँ। फिर पापा ने पूछा भी कि लड़की को पता है ना कि तेरे हालातों के बारे में, तू इतनी अच्छी कमाई नहीं करता, उसके बाद भी वो तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि वो मान गए। सच? लेकिन तुम्हें मेरे हालातों के बारे में पता है कि मेरी इतनी अच्छी कमाई नहीं है। कोई बात नहीं अजय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। सही है, पापा भी मान गए हैं, तो पापा से एक बारी मिलते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब पापा से मिलवाओगे भी या यहीं खड़े होकर सारी बातें कर लोगे? हाँ चलो ना। चलो। अजय, ये तो वही अंकल है जो मुझसे रास्ते में भीख मांग रहे थे। कह रहे थे कि इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। और ये वही लड़का है जो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, मेरा नंबर मांग रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाबा बताता हूँ, जिन्होंने तुमसे भीख मांगी थी ना वो मेरे पापा है, और जिसने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करा था वो मेरा छोटा भाई है। ये तुम्हारे पापा है और ये छोटा भाई? ये क्या मजाक है अजय? फिर ये मुझसे भीख क्यों मांग रहे थे? अरे वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। वो क्या है ना कि पापा के ख्यालात आज भी वैसे गांव की तरह ही है, और हमारे घर में पहली शादी है, तो उनका यही सपना है कि कोई ऐसी बहू हमारे घर पर आए जो इस घर को घर बना के रखे, जैसे हमारी माँ थी। तो पापा को लगता है कि आजकल की लड़कियां इतनी खराब हैं कि वो घर को बिगाड़ देती हैं और साथ के साथ घर तोड़ भी देती हैं। तो पापा को हमेशा यही लगता था कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो पिछले 2 साल से मैंने तुम्हारे सामने गरीब बनने का ढोंग करा, जबकि मैं कोई गरीब नहीं हूँ। हमारी अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है और करोड़ों के मालिक हैं हम, लेकिन तुम्हें इस चीज़ से कोई लेना देना कभी भी नहीं हुआ कि मैं गरीब हूँ अमीर हूँ। और बहुत बारी तो हम डेट्स वगैरह पे जाते भी थे, तब भी तुमने बहुत बारी बिल पे करे, और यही सारी चीज़ें मैंने पापा को बताई और छोटे भाई को बताई, लेकिन ये दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनको लग रहा था कि तुमने मेरे ऊपर काला जादू करा, तो मैं तुम्हारी बातों में आ गया हूँ। तो इनको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो आज मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ तो मैं मिलने आ ही रहा हूँ, तो साथ के साथ इनको भी एक लॉयल्टी टेस्ट करने का मौका दे देता हूँ, ताकि खुद अपनी नज़रों से देखेंगे, उसके बाद खुद ही डिसाइड करेंगे कि लड़की मेरे लिए अच्छी या नहीं है। तो मैं पास हुई इस लॉयल्टी टेस्ट में? अब वो तो यही दोनों बताएंगे। पापा आपको क्या लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ठीक है, इस घर की बहू बन सकती है? हाँ बेटा, मुझे तेरी पसंद पे नाज है। जैसी लड़की मैं चाहता था ना, घरेलू लड़की, संस्कारी लड़की और सुशील लड़की, इसमें वो सारे गुण हैं जो कि हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगी। मैं ऐसी तेरे लिए पत्नी चाहता था कि हमारे घर में आए और हमारे घर को स्वर्ग कर दे। बेटा, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जिसे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तूने ना मेरी तो बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। तेरी लड़की मैंने ढूंढनी थी और लड़की तूने खुद ढूंढ ली। बेटा, मेरी तरफ से हाँ, लड़की मुझे पसंद है। हाँ पापा, इसको पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है, और इसको इस चीज़ से ही फर्क नहीं पड़ता कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। अब आप देखो, पिछले 2 साल से इसके सामने मैं गरीब बन के रह रहा हूँ, तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब तो इसको ये भी पता लग गया कि हम गरीब नहीं अमीर है, और तब भी मुझे नहीं लगता कि इसको कोई प्रॉब्लम होगी। तो पापा आपको क्या लगता है कि उनके घर वालों से ही बात करनी चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अपने मम्मी पापा को बोलना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों की बहुत जल्द शादी करवा दूँ। जी ठीक है, मैं बोल दूंगी। वैसे भैया मानना पड़ेगा आपको, मुझे लगा था आप ऐसी लड़की से शादी करोगे जो हम दोनों भाइयों को अलग कर देगी। मैं अलग घर में रहूँगा और आप अलग घर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने भाभी को इतने पैसों का लालच दिया और ये बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ दूंगा, लेकिन भाभी अपनी बातों से तस से मस्त थी। देखा छोटे, मैंने तो तुझे बोला था कि जब भी तेरी भाभी इस घर में आएगी, इस घर को संभाल के रखेगी। तुझे क्या लगा था कि अगर भाभी घर पर आएगी तो फिर हमारा घर टूट जाएगा, मैं तेरे से दूर हो जाऊंगा। अब तुझे पता लग गया ना कि मैं तेरे से भी दूर नहीं होऊंगा और तेरी भाभी इस घर को भी संभाल के रखेगी। मैं गलत था और आप जीत गए, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। आपका फ्यूचर तो ब्राइट है, गुड चॉइस। बढ़िया। हाँ हाँ। आप पापा, हम आते हैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ बेटा, जाओ घूम के आओ। अरे अजान भी हो गया।
क्या चल रहा है यहाँ पे? वो साहब इफ्तारी कर रहे थे। तो ये ऑफिस मैंने यहाँ पे तुम लोगों की इफ्तारी के लिए खोल रखा, रोजा खोलने के लिए ऑफिस खोल रखा है मैंने। साहब अभी हटा देते साहब, गलती हो गया, आपसे नहीं करेंगे साहब। और ये कौन है? साहब हमारी बेगम है। और ये यहाँ पे क्या करने के लिए आई है? साहब इन्होंने नहीं बुलाया था हमें, हम खुद चल के यहाँ आए थे। इफ्तारी का वक्त हो रहा था और इन्होंने हमें बोला था कि ये घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम ही आ गए। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। और ये क्या खा रहे हो तुम दोनों? सब बस बस, अभी के अभी अंदर ऑफिस में आ जाओ, दोनों के दोनों। सब माफ कर दीजिए। और आ जाओ। कितनी बार मना किया कि ऑफिस में नहीं आना तुमको, फिर भी नहीं मानती तुम। देख ले साहब, नौकरी भी चली जाएगी लगता है। एक ही नौकरी थी, बहुत मुश्किल से मिली, वो भी चली जाएगी। अब क्या जरूरत थी इफ्तारी के लिए? बोले थे ना शाम को घर पे आ जाऊंगा मैं। पता नहीं क्या हो जाए। अरे बस कीजिए, इतना रोइए धोइए मत, रमजान चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। साहब ने बुलाया, अंदर चलते हैं। आओ साहब, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं दोहराएंगे। वो क्या है ना, हम रोजे से हैं और हमारे पति समय से घर नहीं पहुंच पाते। आज इन्होंने हमें फोन पे इत्तला किया था, हमें इफ्तार करना था, इसलिए हम घर से थोड़ा बहुत जो भी था हमारे पास हम लेकर इनके दफ्तर चले आए। हमें नहीं पता था कि आपके दफ्तर में ये सब करना अलाउड नहीं है। हमें पता होता तो हम नहीं आते। साहब गलती हो गई, हमारी बेवकूफी की वजह से आप हमारे शौहर को काम से मत निकालिएगा। हम हाथ जोड़ते हैं, घर में कमाने वाले इकलौते यही हैं। अगर इनको भी नौकरी से निकाल दिया गया तो हम खाना तक नहीं खा पाएंगे साहब, रोड पे आ जाएंगे, घर का चूल्हा तक नहीं जलेगा। हमें माफ कर दीजिए, हम कसम खाते हैं हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। हम मजबूर होकर घर पे अलग रोजा खोल लेंगे, पर आप इनको काम से मत निकालिएगा। हम रोड पे आ जाएंगे साहब, हमारे घर का चूल्हा तक नहीं जलेगा, हम खाना नहीं खा पाएंगे। हमें पता होता तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, हम कसम खा रहे हैं। आप बस इन्हें नौकरी से मत निकालिएगा, हम हाथ जोड़ते हैं। साहब ये आखिरी बार है साहब, इसके बाद कभी नहीं करेंगे ऐसी गुस्ताखी। साहब हमें माफ कर दीजिए साहब। हाँ साहब, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, आप हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों मियां बीवी आपसे माफी मांगते हैं, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। ऑफिस की टाइमिंग में आप अपने घर से हमारी कंपनी में आ रहे हो, ऊपर से यहाँ पे बैठ के रोजा खोल रहे हो। और रोजा खोलते हुए क्या खा रहे थे तुम दोनों? साहब रोटी प्याज और खजूर के साथ इफ्तारी कर रहे थे। हाँ साहब, इन्हीं सब चीज़ों से हम अपना रोज़ा खोल लेते हैं। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते ना इफ्तारी के लिए, तो हम इसी से खोल लेते हैं। अच्छा, तुम दोनों अभी जो बाहर बैठ के हमारी कंपनी में कर रहे थे, रोज़ा खोल रहे थे, क्या वो सही है? सही तरीका है? साहब कह तो रहे बहुत ही गलत था, और साहब हम आगे से कभी नहीं करेंगे साहब आखिरी बार माफ कर दीजिए साहब, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने साहब। तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूँ कि तुम इस तरीके से बैठ के ऑफिस में रोज़ा खोल रहे हो? और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है रोज़ा खोलने के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है फ्रूट्स लाने के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है जूसेस लाने के लिए या फिर कोई भी सामान लाने के लिए जिससे तुम आराम से बैठ के रोज़ा खोल सकते हो, तो तुम मुझे बता नहीं सकते? नहीं साहब हमको लगा कि आप कहाँ दूसरे मजहब के और हम। अच्छा, तो तुम्हें यूँ लगता है कि तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है? नहीं साहब, इनके कहने का वो मतलब नहीं है, हम समझाते हैं। वो क्या है ना, हम लोगों की धार्मिक मान्यताएं अलग है और आपकी धार्मिक मान्यताएं अलग है। आप कहाँ हमारे इफ्तारी में रमजान में पार्टिसिपेट भी करेंगे शायद, इसलिए इन्होंने बोला नहीं होगा। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम से पहले हम क्या है? एक इंसान ही तो है। अगर मैं आप लोगों को अपनी कंपनी में इस तरीके से देखूंगा रोज़ा खोलते हुए कि आप लोगों के पास फ्रूट्स लाने तक के भी पैसे नहीं है, तो क्या मुझसे देखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों का रमजान होता है? पूरे महीने का होता है रमजान, और हाँ अभी शुरुआती दिन है। मतलब पूरा महीना आप लोगों का रमजान चलेगा और अभी शुरुआत के दिन है? जी साहब। तो पूरा महीना ऐसे ही रोज़ा खोलोगे आप लोग? जी हाँ साहब, मजबूरी है, गुजारा करना पड़ेगा और किसी चीज़ की तो गुंजाइश ही नहीं है। ये लो कुछ पैसे। पैसे? पहले पैसे पकड़ो तो मैं बताता हूँ मैं पैसे तुम दोनों को क्यों दे रहा हूँ।
ये वो पैसे हैं जो हमारे हिंदू धर्म में कमाई के 10% हमेशा अलग किए जाते हैं। मतलब हम महीने में जितने भी पैसे कमाते हैं उसके 10% पैसे अलग करते हैं। ये पैसे उन्हीं में से बचे हुए पैसे हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और वो पैसे हम पता है क्या करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में, या फिर किसी को मदद की ज़रूरत होती है उसको, या फिर किसी बेटी की शादी हो रही होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी का सही से दहेज दे पाएँ, शादी करवा पाएँ उसमें, या फिर दान पुण्य में दे पाएँ। और मुझे लगता है कि अभी इन पैसों की ज़रूरत तुम दोनों को ज़्यादा ही है, क्योंकि तुम दोनों के रमज़ान चल रहे हैं कि तुम लोग अपना आराम से रोज़ा भी खोल पाओ, फ्रूट्स ले पाओ, सारी चीज़ें आराम से कर पाओ। वैसे तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है? साहब, घर का किराया 5,000 रुपये और बाकी 10,000 रुपये घर के सामान वगैरह के लिए, और जो पैसे बचते हैं उन पैसे से मैं अपनी बीवी को पढ़ा रहा हूँ। मतलब तुम अपनी बीवी को आज भी पढ़ा रहे हो? जी हाँ साहब, हम टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं। हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा शुरू से ही एक सपना था, शादी से पहले से, कि हम पढ़ लिख के अध्यापिका लगे और अपने देश के बच्चों का भविष्य सुधारें। और एक औरत का पढ़ना मतलब एक पीढ़ी तक का सुधर जाना। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली औलाद हो वो भी पढ़ी लिखी हो और अपने उज्जवल भविष्य को खुद अपनी आंखों से देखे। मेरे शौहर तो सिक्योरिटी गार्ड है, पर इन्होंने कभी हमें पीछे नहीं रखा, हमेशा अपने कंधे से कंधे मिला के रखा है और अपने से ऊपर ही इज्जत देते हैं हमें। कम पैसों में भी गुजारा करने के बावजूद हमें पढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर अपने शौहर को और अपने होने वाले बच्चों को अच्छा भविष्य दें। यार ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगा कि तुम खुद एक सिक्योरिटी गार्ड होके अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा जाए और तुम अपनी सैलरी में से अपना घर भी चलाते हो, राशन भी चलाते हो और उसके बाद भी अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हो। ये सुन के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है जिनके पास सारी चीज़ें होने के बाद भी ना वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बहाने देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जबकि उनके पास सब कुछ होता है। और बुरा मत मानना, तुम्हारे पास अभी उतना कुछ नहीं है, तुम फिर भी अपने भविष्य के लिए इतना सोच रहे हो, अपनी पत्नी के लिए इतना सोच रहे हो। कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी पत्नी टीचर बन जाती है तो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर तो अच्छा ही जाएगा। वैसे आज के बाद अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे बता सकते हो। अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूँगा तो ज़रूर करूँगा। और रमज़ान में आज के बाद आपको टाइम से घर जाना है, अपनी बीवी बच्चों के साथ रोज़े खोलने और अच्छे से रमज़ान मनाना है अपना। शुक्रिया साहब। शुक्रिया साहब। शुक्रिया तो ठीक है, हमारे बाकी दिन जैसे जा रहे हैं उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब हमारे फेस्टिवल्स हो ना तब हमें चीज़ों को अच्छे से मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का ना ये ना हो कि हमने रमज़ान में ये नहीं किया वो नहीं किया। तो अच्छे से मनाओ, ठीक है? रमज़ान मुबारक आप दोनों। आपको भी रमज़ान मुबारक। सर, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आज मेरी नज़रों में ना आपके लिए और इज्जत बढ़ गई है। मेरा मतलब हमारी कंपनी में आपका स्टाफ के साथ कितना अच्छा बर्ताव है ये तो हम सब जानते हैं, और आप कितने हेल्पफुल है ये भी जानती थी। लेकिन सर आज ना मैंने आपसे एक लेसन सीखा है। सर आज के ज़माने में लोग हिंदू मुस्लिम में कितने उलझे हुए हैं, और फिर भी आपने ये सब ना सोच के उनकी मदद करी। बट सर आपने क्या ये सोचा है अगर मुझे दिवाली पे किसी की मदद की ज़रूरत होती तो क्या वो मेरी मदद करते? एक बात बोलूं शीतल, अगर दिवाली पे किसी हिंदू भाई को ज़रूरत हो, अगर मुस्लिम भाई उसकी मदद ना भी करे तो क्या हो गया? इस दुनिया में किसी ना किसी को तो पहल करनी है। अब मेरी आंखों के सामने कोई बंदा अपना फेस्टिवल अच्छे से नहीं मना पा रहा, वो चीज़ मैं तो नहीं देख सकता। उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर ऊपर वाले ने हमें लायक बनाया, हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हम धर्म देख के थोड़ी ना मदद करेंगे। और वैसे भी मदद करने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। क्या पता ये पहल आज हमसे ही हो रही हो, आज हमने पहल कर दी, अगली बारी उनकी। अगर ऊपर वाले ने हमें इतना लायक बनाया तो हम क्या धर्म देख के किसी की मदद करेंगे?
धर्म देख के मदद नहीं की जाती। असली इंसानियत वही होती है कि अगर हम किसी मजबूर को देख रहे हैं ना, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो भी बिना धर्म पूछे। और पहल हमने कर ली, अब आपकी बारी। रमज़ान मुबारक आप सभी।